नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जबलपुर जोन 2018 एलए का पेपर, जो रेगुलर भर्ती हुई थी जबलपुर जोन में। एलए का पेपर, लाइन अटेंडेंस का पेपर कैसा आया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आज हम लोग आ रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं विद्युत विभाग के, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं और बाकी वीडियो जो हैं कुछ क्लासेस आना बाकी है। दोस्तों, आपको अगर पूरे पुराने पेपर, ओल्ड पेपर अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं जबलपुर जोन का जो 2018 का जो लाइन अटेंडेंस रेगुलर भर्ती का जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत विभाग भर्ती लाइनमैन का फ्री कोर्स लोग जो है फ्री कोर्स हम लेकर के आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास देखना है तो कहाँ जा कर के देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। NSQF लेवल 4 की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, ये आपकी क्लास का है, ठीक है। NSQF लेवल 4 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपकी लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 नंबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। NSQF लेवल 4 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, यूनिट वाइज का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है, फ्री कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है दोस्तों। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बाकी जितने भी वीडियो हैं आप लोग जो है पुराने वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए और क्लास के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है उसको देखते हैं हम लोग कि जबलपुर जोन का जो रेगुलर एलए का जो पेपर था, रेगुलर भर्ती 2018 का, किस टाइप से आया था, किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लाइन अटेंडेंस का पेपर है जबलपुर जोन का 2018 का। ठीक है, 120 मिनट का समय दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध धातु में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध धातु में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में क्या अंतर होगा, यही आपका पूछा है दोस्तों। जो शुद्ध धातुएं होती है तो याद रखिएगा, शुद्ध धातुएं जो होती है धातु, इनका आप क्या करेंगे, जो धातुएं होगी इनका अगर आप लोग तापमान अगर आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान अगर बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका बढ़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। अधातु या कुचालक पदार्थ की अगर हम लोग बात करें, कुचालक पदार्थ की, तो कुचालक पदार्थ में तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो मान है दोस्तों वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान आपका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जैसे ही धातुओं का आप तापमान अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का जो मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटे उपकेंद्र का भू प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, जो छोटे जो उपकेंद्र होते हैं, सब स्टेशन, स्मॉल सब स्टेशन, उसका अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए पूछा है दोस्तों। जो छोटे सब स्टेशन जो होते हैं ना, उसका प्रतिरोध जो है आपका 2 ओम तक के होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो चट्टान वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे चट्टानें होती है, वहाँ पे जो सब स्टेशन होते हैं उसका प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जाए तो 8 ओम तक के होता है। और जितनी सूखी अवस्था में प्रतिरोध का मान अधिक होगा और गीली अवस्था में प्रतिरोध का जो मान है वो कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पाइप भू संपर्क मतलब पाइप अर्थिंग की स्थिति में खालिस्तान व्यास वाले जीआई पाइप में से भू संपर्कन तार अर्थ वायर को ले जाया जाता है। तो दोस्तों, उसका जो पाइप होती है जिससे हम लोग अर्थिंग का तार को लेकर के जाते हैं पाइप अर्थिंग में, उसका आपका जो है जीआई पाइप का व्यास कितना होता है पूछा है, व्यास कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 mm का उसका व्यास रहता है। ठीक है, 13 mm का व्यास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है पूछा है दोस्तों। आपको याद होगा, डीसी जनरेटर जो है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पे आपका वर्क करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पे आपका ये जो है वर्क करता है। दोस्तों, होता क्या है फैराडे का नियम, तो याद रखिएगा, किसी भी आप चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे एक NS आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से आपकी चलती हैं। ठीक है, याद रखना। तो उसमें ये स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं ये स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें आप किसी भी एक कॉइल को अगर आप रख देते हो, एक कॉइल को अगर आप रख देते हो दोस्तों, ठीक है, ये कॉइल को अगर आपने रख दिए और इसको आप किसी कॉइल को आप जब घुमाओगे, इस कॉइल को जब आप सप्लाई दे करके घुमाओगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, EMF उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जो कॉइल है, ये जो फ्लक्स चल रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं उनको काटेगी और उससे EMF उत्पन्न होगी। यही आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा द्वारा मशीन में चुंबकीय
फ्लक्स के उत्पादन को कहा जाता है, पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग में जो आपकी सर्कुलेटिंग करंट जो होती है उसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वो एक्साइटेशन कहा जाता है, उसको याद रखिएगा, उत्तेजना। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को जो है हम एक्साइटेशन देते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, चाहे डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, उसमें जो है फील्ड वाइंडिंग को आपको एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। तो डीसी जनरेटर की बात कही गई है, तो इसमें एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है फील्ड वाइंडिंग को। तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन कैसे दिया जाता है अगर पूछा जाए, तो दोस्तों डीसी बैटरी से दे सकते हो आप, उसको डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, डीसी बैटरी का आप लोग यूज़ कर सकते हो या डीसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हो एक्साइटेशन के लिए, ये आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिष्ट धारा मशीन डीसी मशीन में कुंडली जो है वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनिल्ड तांबे के तार की प्रतिरोधकता कितनी होती है। दोस्तों तांबे की प्रतिरोधकता पूछा है कुल मिलाकर के, तांबे की प्रतिरोधकता। तो दोस्तों तांबे की जो प्रतिरोधकता है आप माइक्रो ओम में देखेंगे, माइक्रो ओम में, तो दोस्तों इतनी होती है। ये आपका माइक्रो ओम का सिंबल दिया है, 10⁻⁻6 जो है आपका माइक्रो ओम है। तो 0.017241 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर जो है आपके प्रतिरोधकता की इकाई है, ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में कॉपर खालिस्तान कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से खालिस्तान कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दोस्तों जो आपके कम्यूटेशन में जो हमारे जो ब्रश होते हैं, निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों के द्वारा स्थापित किया जाता है। याद रखना, कॉपर का जो प्रतिरोध होगा वो निम्न होगा और कार्बन का जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होगा। तो निम्न कॉपर ब्रश की तुलना में उच्च कार्बन ब्रशों के द्वारा हमको चेंज करना है। हमको याद रखना हाई रेजिस्टेंस होता है कार्बन का, इसलिए हम जो ब्रश के रूप में जो है हम लोग कार्बन का ही यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में मतलब फ्लक्स में कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा फ्लक्स की कमी को, कुल फ्लक्स की कमी को, प्रभाव को जो है, कुल फ्लक्स की कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विचुंबकन प्रभाव जो है आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या विचुंबकन प्रभाव। तो विचुंबकन प्रभाव आपका कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, इसके दो प्रभाव होते हैं आपके, दो प्रभाव, एक आपका क्रॉस चुंबकन प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और दूसरा आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो दोस्तों विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पूछा है। जो विचुंबकन प्रभाव है उसको दूर करने के लिए अगर आपको पूछा जाए निराकरण किस से करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम जो है कंपन सेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, कंपन सेटिंग वाइंडिंग का, कंपन सेटिंग वाइंडिंग का। ठीक है, कंपन सेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। कंपन सेटिंग वाइंडिंग लगाई कहाँ पे जाती है दोस्तों, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाएगी। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपन सेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करेंगे विचुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, जो हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसको समाप्त करने के लिए हमको क्या करना रहता है कि आपका जो ब्रश जो हैं उसको क्या होता है, ब्रश जो है आपके उसको एमएनए की स्थिति जो होती है, जीएनए, एक जीएनए की स्थिति होती है ब्रशों की और एक एमएनए की स्थिति होती है। तो जीएनए को एमएनए के पास खसका दिया जाता है, ये जो जीएनए है उसको एमएनए के पास खसका दिया जाता है इस प्रभाव को खत्म करने के लिए। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो प्रभाव, एक विचुंबकन और एक क्रॉस चुंबकन प्रभाव। तो विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए कंपन सेटिंग वाइंडिंग, क्रॉस चुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एमएनए है उसके पास जीएनए की स्थिति को जो है उसको खसका दिया जाता है, जीएनए को एमएनए के पास खसका दिया जाता है। यही आपका था, कोई दिक्कत नहीं है। दिष्ट धारा मोटर जो है डीसी मोटर समीकरण में EB/V क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो आपका EB/V है ये क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये जो है दक्षता का फार्मूला होता है। ठीक है, दक्षता का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इफिशियंसी का फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 वोल्ट वाले एक शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम है और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम का है। तो 80% दक्षता पर 6 किलोवाट का आउटपुट देते समय विरोधी विद्युत वाहक बल निर्धारित कीजिए। दोस्तों विरोधी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका 389.95। दोस्तों अगर आपको
न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा 9098370278। इस नंबर पे आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुरंत 5 मिनट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर मतलब डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो विरोधी विद्युत वाहक बल जो है बैक ईएमएफ निम्न में से क्या होगा। दोस्तों अगर आर्मेचर की गति अगर अधिक है तो याद रखना जो विरोधी विद्युत वाहक बल जो है बैक ईएमएफ का मान भी आपका अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो विरोधी विद्युत वाहक बल है दोस्तों आर्मेचर के आपके समानुपात में ही रहता है। आर्मेचर में अगर आर्मेचर की गति को अगर आप बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ का मान भी उसमें अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचय यौगिक दिष्ट धारा मोटर मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रयोग करता है, पूछा है, अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है दोस्तों। धातु मुद्रांकन मशीन जो है मेटल स्टैंपिंग मशीन का हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, और मशीन टूल की बात की जाए, ये जो आपका मशीन टूल आप लोग जो देख रहे हैं, मशीन टूल में आपकी डीसी शंट मोटर यूज़ होती है, होएस्ट में आपकी डीसी शंट मोटर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी जो है सीरीज मोटर यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता खालिस्तान वोल्टता की डीसी आपूर्ति लेकर थायरिस्टर चॉपर्स खालिस्तान स्तर डीसी वोल्टता उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा उच्च वोल्टता की डीसी आपूर्ति को लेकर के जो थायरिस्टर हैं, थायरिस्टर चॉपर्स जो हैं वो निम्न स्तर की डीसी वोल्टता उत्पन्न कर सकते हैं। तो चॉपर्स जो है दोस्तों, ये जो चॉपर्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो चॉपर्स हैं इसमें डीसी के मान को याद रखिएगा, डीसी के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चॉपर्स की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल की लार्ड लियोनार्ड प्रणाली को किसकी गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली, तो हमेशा याद रखिएगा वार्ड लियोनार्ड प्रणाली गति नियंत्रण विधि है। ठीक है, गति नियंत्रण विधि है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड जो विधि होती है इसमें डीसी शंट मोटर की स्पीड को तो हम कंट्रोल करते हैं, पर इसमें जो है शून्य से अधिकतम स्पीड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, शून्य से अधिकतम स्पीड आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। शंट मोटर में करेंगे उपयोग और शून्य से अधिकतम स्पीड आप लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रोधक पदार्थों में से ऊपरी तार ओवरहेड लाइन के लिए आमतौर पर कौन सा प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों ओवरहेड लाइनों के लिए जो है आपका कुचालक पदार्थ पूछा है तो चीनी मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है, कपास रेशम कागज जैसे रोधक पदार्थ बिना इम्प्रेग्नेशन के किस श्रेणी में रखे जाएंगे। तो दोस्तों कपास रेशम कागज जैसे जो रोधक पदार्थ हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है हमको, तो इसको क्लास वाई की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्लास वाई की श्रेणी में। इसकी पूरी क्लास मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है इसकी पूरी क्लास। ठीक है, पूरी क्लास इसको अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वाई ए ई बी एफ एच सी। ठीक है, एच सी, ये सी मतलब ये आपके कुचालक पदार्थों को श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, वाई ए ई बी एफ एच सी। ठीक है, वाई ए ई बी एफ एच सी। ठीक है यार, आज एक बार इसको आप याद करने का तरीका, यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया, हर्ट सा हो गया, हर्ट सा हो गया, यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया, इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, और वाई श्रेणी का जो है 90 अंश का आपका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और अगर हम ए की बात करें जो क्लास ए है इसमें 105 अंश का टेम्परेचर रखा जाता है। इसका मैक्सिमम अधिकतम टेम्परेचर ये सह सकते हैं क्लास ए के, और क्लास ई की अगर हम लोग बात करें तो 120 अंश तक के टेम्परेचर ये सह सकते हैं। कुचालक पदार्थ को श्रेणी में बांटा गया दोस्तों, उसी का है ये। और क्लास बी जो है हमारी, क्लास बी जो है 130 अंश आप रख सकते हैं। ठीक है, और ये 155 अंश, और क्लास एच जो है दोस्तों ये 180 अंश, और सबसे अधिक जो है तापमान सहने की क्षमता किसमें होती है तो 200 अंश होती है, 200 अंश से 220 अंश तक के, 200 अंश से 220 अंश तक के होती है। ठीक है, आपके सी की सबसे ज़्यादा क्लास ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें
कुचालक पदार्थों की सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर सहन सीमा होती है? तो क्लास सी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास बी प्रकार के रोधक पदार्थ का परिचालन तापमान कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कितना होगा क्लास बी का 130 अंश सेल्सियस, क्लास बी का 130 अंश सेल्सियस, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो आरंभिक बलागुण जो है स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा दोस्तों। रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ेगा, याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस रोटर का रेजिस्टेंस की अगर आप लोग बात करें, रेजिस्टेंस की, रोटर के रेजिस्टेंस की, तो अगर वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा रोटर का रेजिस्टेंस, तो आपका जो टॉर्क है दोस्तों वो उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और टार्क जो है, टॉर्क आपका उसका मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन मीटर, और रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सर्पी वाले प्रेरण मोटर बोले तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए निम्न में से किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करेंगे आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए? तो दोस्तों रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि होती है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा में व्युत्क्रमण के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोस्तों डीसी मोटर, एक जो शेडेड पोल मोटर है उसकी घूर्णन दिशा के लिए कौन सा कथन सही है पूछा है दोस्तों। याद रखिएगा, जो शेडेड पोल जो मोटर होती है सिंगल फेस मोटर है, सिंगल फेस मोटर, ठीक है, इसकी गति नियंत्रण नहीं कर सकते और ना ही इसके जो घूर्णन की दिशा है उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो इसकी घूर्णन दिशा हमेशा एक रहेगी, इसकी घूर्णन दिशा को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, बार बार बोलूंगा, शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है? तो दोस्तों यूनिवर्सल जो मोटर है एसी और डीसी दोनों पे संचालित होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? दोस्तों विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग जो है आपको वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए हम लोग करते हैं, ये आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, स्लाइड तार ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में से किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, स्लाइड तार ब्रिज विधि होती है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है ये आपका उसका फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चालक कंडक्टर का एक गुण प्रदर्शित करता है? दोस्तों कंडक्टर का कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, जो तार होते हैं, जो धातुएं होती है, उनका प्रतिरोध तापमान गुणांक जो है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है। धनात्मक तापमान गुणांक का मतलब है टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा चालक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु कार्य के लिए टल्लो टर्बाइंस का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए लीड्स में टाका लगाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। टर्पेंटाइन है ना, टल्लो टर्पेंटाइन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, किस धातु कार्य के लिए टल्लो टर्पेंटाइन का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है? तो विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए लीड्स में टाका लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो दोस्तों I = dQ/dt, जो D है दोस्तों वो परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा, तो Q/T, I = Q/T आपका होता है। कैसे होता है इसका एक फार्मूला है। ठीक है, Q = आपका IT एक फार्मूला होता है, Q = IT। अगर हमको I निकालना है दोस्तों तो Q/T से निकालते हैं। अब परिवर्तन की अगर बात करें, समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें अपन D लगा देते हैं, यहाँ पे भी आपका D लगा देंगे, तो dQ/dt हो जाता है I = ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरल पदार्थ जो खालिस्तान के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। दोस्तों जो है किसी भी तरल पदार्थ में आयनों के बहाव के कारण, याद रखिएगा, आयनों के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं। तो आयनों के द्वारा, याद रखिएगा, तरल पदार्थों में जो आपका विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आयनों के द्वारा होगा। धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उनके द्वारा आपका तरल पदार्थों में आपका विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो होगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों का प्रवाह जो है तार में होता है, कोई दिक्कत नहीं है तारों में। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के
पहले नियम के अनुसार मुक्त हुए या संचित हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो विद्युत आवेश की मात्रा के सीधे अनुपातिक होता है दोस्तों। कैसे होता है, इसका भी एक फार्मूला होता है, Z इजिकल टू M इजिकल टू Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो पूछा है मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है, ठीक है, M जो है वो सीधे आपके विद्युत आवेश के आपके जो है वो अनुपातिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं। दोस्तों जो सेल की जो क्षमता है ये आपका उसका फार्मूला है। ठीक है, ये उसका फार्मूला है सेल की क्षमता मापने का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र आपका दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी तार का जो है, कोई तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो धारा अगर प्रवाहित होगी तो इसके आसपास जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों, दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकन बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इकाई क्या है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इकाई जो है एम्पियर टर्न प्रति मीटर होती है, ये आपको याद होगा, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। फ्लक्स की इकाई आपकी वेबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि उपकरणों की जो विद्युत धारा रेटिंग है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, और वोल्टेज आपको सभी में समान मिलनी चाहिए, इसलिए जो विद्युत उपकरण है उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज आपको सभी जो है वोल्टेज सभी उपकरणों में समान मिलेगी और आपका जो करंट है वो आपका असमान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती समय होने वाला है, बहुत ज़्यादा कीमती समय होने वाला है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली बार दोस्तों 6 साल के बाद 7 साल के बाद हमारी लाइनमैन की वैकेंसी आ रही है। लाइनमैन की वैकेंसी आ रही है एलए की 6 साल के बाद आ रही है दोस्तों। 6 साल के बाद सुनहरा मौका है और लगभग 3000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 4300 पोस्ट है, तो 4300 पोस्ट में लगभग एलए की आपकी 3000 पोस्ट रहेगी, ये क्लियर है। एक कूलाम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है। दोस्तों एक कूलाम के में कितना आवेश होता है ये पूछा है कुल मिला करके। तो दोस्तों आपको पता होगा एक कूलाम में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। अब दोस्तों ये कुछ नहीं किया है, यहाँ से 2 जीरो को इसमें गुणा कर दिया, 6.25 में 100 का गुणा करके यहाँ से 2 शून्य घटा दिया है, इंटू 10⁻16 कर दिया है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 625 गुणित 10 की घात 16, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक चालक या कुंडली में जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होता है तो इसमें से एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों फैराडे का पहला नियम है। ठीक है, फैराडे का पहला नियम है ये, कोई दिक्कत नहीं है। फैराडे नामक जो वैज्ञानिक थे, इनका जो नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो डीसी जनरेटर में उपयोग होते हैं। ठीक है, भू प्रतिरोध जो है, भू प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों भू प्रतिरोध का मान आपका याद रखना मिट्टी पे निर्भर करेगा, मिट्टी की प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करेगा, स्टेशन की अर्थिंग का डिजाइन पे भी निर्भर करेगा और आपूर्ति की आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता है। दोस्तों आपूर्ति की आवृत्ति पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता भू प्रतिरोध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व इंडक्टेंस की ऐसा इकाई क्या है। दोस्तों प्रेरकत्व इंडक्टेंस की ऐसा इकाई आपकी हेनरी है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगला क्वेश्चन है, 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले परिणामित ट्रांसफार्मर को 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टेज की गणना करें। द्वितीयक वोल्टेज की गणना करना है बोला है दोस्तों। तो याद रखिएगा आपका जो 800 टर्न, ठीक है, 800 प्राथमिक में टर्न है, 200 द्वितीयक में टर्न है। ठीक है, तो और पूछा है 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा ऐसी सप्लाई के साथ आपूर्ति की जाती है, द्वितीयक वोल्टेज की गणना करने बोला है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आसान क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। नहीं तो दोस्तों आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हैं। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, आपको अगर याद होगा तो सेकेंडरी की टर्न बटे प्राइमरी की टर्न, ठीक है, सेकेंडरी की टर्न बटे प्राइमरी की टर्न इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी की ईएमएफ बटे आपकी प्राइमरी की ईएमएफ। ठीक है, आप मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है, बहुत आसान है, मान रख देना है। सेकेंडरी टर्न में यहाँ मान रख देंगे, प्राइमरी टर्न का यहाँ मान रख देंगे, जैसे हम मान रख के बता देते हैं आपको। सेकेंडरी में 200 टर्न है बटे प्राइमरी में आपकी 800 टर्न है दोस्तों। ठीक है,
इजिकल टू सेकेंडरी में प्राप्त ईएमएफ का मान आपको निकालना है। तो ईएस जो ईएस है सेकेंडरी की प्राप्त ईएमएफ, और नीचे ईपी का मान आपको दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करके ही देख लेते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, तिर्यक गुणा आप लोग कर देंगे तो 100 यहाँ का गुणा 200 में करेंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 8 से 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है, 8 का आप 200 में भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, बचा 4 और 0, तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो 25 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टता विनियमन का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? फुल लोड पे पूछा है दोस्तों, तो फुल लोड पे इसका जो फार्मूला होता है V2NL माइनस V2FL अपॉन V2FL। ठीक है, ये आपका इसका वोल्टेज नियमन का एक फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर दोस्तों निम्न लोड पे बोलता या शून्य लोड पे अगर बोलता तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाता दोस्तों, याद रखना राइट आंसर इसका क्या हो जाता, ये वाला आपका, एक मिनट, हाँ ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग आयरन यंत्र में सूचक का विक्षेपण निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? सूचक का विक्षेपण निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये इसका थीटा डिग्री बराबर ये फार्मूला होता है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लौह गतिक प्रकार के आवृत्ति मापी फेरोडायनामिक टाइप की फ्रीक्वेंसी मीटर में नियंत्रण बलाघूर्ण जो है कंट्रोलिंग टॉर्क निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो टॉर्क को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था उसमें नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, टॉर्क को नियंत्रित करने में उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। कैथोड किरण नलिका की विक्षेपण संवेदनशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ठीक है, जो है संवेदनशीलता डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर फील्ड ध्रुवों द्वारा उत्पन्न फ्लक्स पर आर्मेचर अभिवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोटर फील्ड ध्रुव द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है वो आर्मेचर अभिवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अगला है, माप उपकरणों में विचलन अथवा परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है? माप उपकरणों में विचलन अथवा परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, सूचक को शून्य स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, विचलन अथवा परिचालन बल की हमको आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारा जो सूचक होता है, जो इंडिकेटर जो होता है, उसको शून्य स्थिति से हमारा आगे बढ़ाने के लिए हमको उसका यूज करते हैं। 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है? ठीक है, स्टार कनेक्शन के लिए पूछा है दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज वो फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना होती है। और अगर हम करंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो आपकी लाइन करंट है IL वो फेज करंट के बराबर होती है, IPH के बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है स्टार कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों? तो डेल्टा कनेक्शन की बात करूं मैं, अब डेल्टा की बात कर ले रहा हूं, याद रखिएगा। अभी तो स्टार का देखा आपने। डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो लाइन वोल्टेज है VI सॉरी है ना, एक मिनट, इसको मैं डबल से आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो है आपकी, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान इसमें बराबर होगा। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होगा डेल्टा कनेक्शन में। और इसमें जो आपकी IL है, मतलब लाइन की जो करंट है, लाइन की जो करंट है वो रूट 3 गुना होगी आपकी IP के, मतलब फेज करंट के, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म गुणक किसका अनुपात है? मतलब फॉर्म फैक्टर जो है किसका अनुपात है? तो दोस्तों RMS मान बटे औसत मान, RMS मान बटे औसत मान का ये अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवीयता बदलने वाली वोल्टता को क्या कहा जाता है? मतलब दोस्तों, नियमित समय अंतराल में अपनी ध्रुवीयता को बदलने वाली जो वोल्टेज है वो आपकी AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। सबसे आसान क्वेश्चन यही था। मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरणों के संयोग में प्रयोग होने वाली परिणामित्र ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसको जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से हम लोग जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं। 50 kVA के नीचे के छोटे ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयोग हो? दोस्तों, 50 kVA से जो कम छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें वायु के द्वारा शीतलन विधि प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का वोल्टता विनियमन निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है?
वोल्टेज विनियमन जो है किस पे निर्भर करेगा। दोस्तों याद रखना, वोल्टेज नियमन जो है अल्टरनेटर बोले आपको तो हमेशा याद रखना, वोल्टेज नियमन जो है आपका लोड की धारा और लोड के शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर, लोड की धारा और लोड के शक्ति गुणक लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक खालिस्तान में दो चालक होते हैं जो एक दूसरे से एक पोल पिच द्वारा अलग होते हैं और श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं, तो उसे हम कॉइल स्पाम कहते हैं। कॉइल स्पैन लिखा है, कॉइल स्पाम है वो। ठीक है, तापक अवयव मतलब हीटिंग एलिमेंट में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। दोस्तों हीटिंग एलिमेंट की जब भी बात करें आपको तो याद रख लेना नाइक्रोम। ठीक है, निक्रोम लिखा है और नाइक्रोम है, याद रख लेना। नाइक्रोम का ही हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे हर जगह, हर जगह बोले तो हर जगह। ठीक है, जैसे आपकी प्रेस हो गई, हीटर हो गया, जो भी आपको दे तो हीटिंग एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो नाइक्रोम आपको याद रखना है। अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक उपयुक्त वायरिंग प्रणाली कौन सी है। अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक उपयुक्त वायरिंग प्रणाली कौन सी पूछा जाए तो दोस्तों अस्थायी वायरिंग जो होती है हमारी क्लेट वायरिंग होती है। ठीक है, कंड्यूट पाइप वायरिंग स्थायी वायरिंग है, लेड शीट वायरिंग स्थायी वायरिंग है, वुडन केपिंग केसिंग वायरिंग स्थायी वायरिंग है। अस्थायी वायरिंग बोला तो क्लेट वायरिंग, याद रखना, जो क्लेट वायरिंग है वो अस्थायी वायरिंग है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट आवृत्ति जो है आपूर्ति आवृत्ति से खालिस्तान होगी। दोस्तों स्टेप डाउन बोला है, पहले तो साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो साइक्लो कन्वर्टर जो है आपका फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं यूज़। फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को लो या हाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, लो या हाई करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो स्टेप डाउन बोला है मतलब लो बोला है, तो आपूर्ति इसमें लो है तो उसको आउटपुट में क्या देगा, स्टेप डाउन करने के लिए पूछा है तो आपकी निम्नतर देगा। पहले हाई थी उसको कम करने के लिए बोला है तो निम्नतर आउटपुट में देगा। अगला क्वेश्चन, सेम आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, वैसे ही साइक्लो कन्वर्टर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा पावर कन्वर्टर को क्या कहा जाता है। दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो आपका जो है इन्वर्टर जो डीसी को एसी में आपका यूज़ करेगा। जैसे आप घरों में जो यूज़ करते हो बैटरी के माध्यम से जो हमको प्राप्त जो डीसी है उसको इन्वर्टर जो है एसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों डीसी मशीन में जो घूर्णन करने वाला पार्ट होता है या तो रोटर बोल दो या आर्मेचर बोल दो, याद रखना रोटर या इसी को आर्मेचर बोला जाता है खास करके डीसी मशीनों में। एसी मशीन में बोला जाए तो रोटर, डीसी मशीनों में पूछा जाए तो आर्मेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसेंट नलिका परिपथ में, ठीक है, फ्लोरोसेंट नलिका परिपथ में चोक का क्या कार्य है। दोस्तों चोक का जो कार्य होता है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो होती है उसमें जो चोक का कार्य होता है आर्क शुरू करना और इसे स्थिर करना। क्या होता है चोक का जो कार्य है, आर्क उत्पन्न करता है। दोस्तों चोक आर्क उत्पन्न करेगा, बार बार उसको क्या करेगा, बंद चालू करेगा, परिपथ को बार बार बंद चालू करेगा जिससे आर्क उत्पन्न होगा, तब जाके ट्यूबलाइट के जो आपके हीटिंग एलिमेंट है वो जाकर के जलेंगे। प्रकाशीय ऊर्जा के प्रवाह की दर क्या है। तो दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा के प्रवाह की जो दर है उसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स के नाम से जानते हैं। पावर फैक्टर शोधन सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पर चलती है। दोस्तों पावर फैक्टर शोधन सिंक्रोनस मोटर जो है शून्य भार और अति उत्तेजित क्षेत्र में वो कार्य करती है या चलती है, हम उसको बोल सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर जिसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है सामान्य उत्तेजन पर कब कार्य करेगी। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन पर तभी कार्य करेगी जब आपका बैक ईएमएफ का मान अप्लाई वोल्टेज के मान के बराबर होगा, अप्लाई वोल्टेज के मान के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्न गैप अरेस्टर में खालिस्तान फॉलो करंट को निम्न मान तक सीमित करने में मदद कौन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आवृत्ति धारा जो है फॉलो करंट के मान को हमको कम करना है तो रेजिस्टेंस के मान को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का मान कब बढ़ेगा, जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े रहेंगे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर श्रृंखला प्रतिरोध। रोधक केबलों जैसे इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है खालिस्तान द्वारा दी जाती है। दोस्तों IS 732 का जो नियम है, IS 732 का जो नियम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 732 का नियम होता है, 1983 में नियम आया था। ठीक है, उसी के तहत इसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में खालिस्तान रहता है। दोस्तों जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसमें जो ट्रांजिस्टर का जो सक्रिय क्षेत्र है, एक्टिव क्षेत्र जिसको एक्टिव फील्ड कहा जाता है, वो केवल आधे चक्र के लिए रहता है, आधे चक्र के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य तापक्रम पर, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है, परम शून्य पर अर्धचालक एक आदर्श जो है कुचालक के रूप में व्यवहार करेगा। परम शून्य तापक्रम पर, याद रखिएगा, परम शून्य तापक्रम पर जो अर्धचालक हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम शून्य तापक्रम से ज्यादा के तापक्रम पर, परम शून्य तापक्रम से ज्यादा के तापक्रम पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करेंगे। दोस्तों अर्धचालक जो है चालक की भांति व्यवहार करेंगे। परम शून्य तापक्रम पर पूछा तो अर्धचालक कुचालक की भांति, परम शून्य तापक्रम से ज्यादा के तापमान पर पूछा तो चालक की भांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी बैंड, जिन्हें वैलेंस बैंड कहा जाता है, और चालन बैंड, जिन्हें कंडक्शन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। दोस्तों से फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है। दोस्तों जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर जो है टीडी, जिसको हम टीडी के नाम से भी जानते हैं, टीडी, उसका जो मान होता है 0.995 होता है, 0.995 हमेशा एक होता है, एक से कम होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का मान एक से कम होगा, एक से कम होगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर रीजन, उत्सर्जक क्षेत्र, इमीटर रीजन, खालिस्तान बनाया जाता है। दोस्तों जो आपका एक ट्रांजिस्टर जो होता है कलेक्टर क्षेत्र से, संग्राहक क्षेत्र से, उसका जो इमीटर क्षेत्र है वो बड़ा होता है। इमीटर का साइज आपका बड़ा होगा, कलेक्टर का साइज थोड़ा छोटा होगा, बेस का साइज सबसे छोटा। जैसे मैं आपको एक बना के बता देता हूँ। इसमें एक अगर आपको संग्राहक क्षेत्र का इतना है और इमीटर क्षेत्र का इतना ले लो, इससे थोड़ा सा ये, और सबसे कम बोला तो बेस। ये आपका बेस, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस, एक इमीटर, ठीक है, इमीटर, और ये आपका कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है संग्राहक क्षेत्र आपका, सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है इमीटर का होता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग की मात्रा इमीटर में होगी, सबसे कम डोपिंग की मात्रा बेस में होगी, और मीडियम डोपिंग की मात्रा कलेक्टर में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज से संबंधित फ्यूजिंग कारक हमेशा होता है। तो दोस्तों फ्यूजिंग कारक एक से अधिक होता है, फ्यूजिंग कारक का मान याद रखिएगा। एचआरसी कार्टिज में भरण पदार्थ, फिलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है। जो फिलिंग मटेरियल है दोस्तों एचआरसी फ्यूज में, वो आपका समन माध्यम और शीतलन माध्यम, मतलब उसको कूल करने के लिए, जब एचआरसी फ्यूज में आपका शॉर्ट हो या जल जाए तो उसको कूल करने के लिए हम लोग आपका कुचालक पदार्थ हम लोग डालते हैं। आई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए न्यूनतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए। तो 20 फीट रहना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ऊंचाई बोला है उसकी 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। घरेलू उपकरणों की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार सर्किट में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर खालिस्तान से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। दोस्तों 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। निम्नलिखित समस्याओं में से किसे दूर करने के लिए जो है यूपीएस अनटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई, का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत कटौती, वोल्टता गिरावट और वोल्टेज में चढ़ाव के लिए हम लोग अनटरप्टेड पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं, ताकि अगर वोल्टेज कम हो, ज़्यादा हो, गिरावट हो या वोल्टेज चढ़ाव हो तो उसमें आपका अनटरप्टेड पावर सप्लाई का आप लोग यूज़ करेंगे। एफईटी का संचालन किस सिद्धांत पर होता है। दोस्तों एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आईजीबीटी का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे हम पिकअप करंट के नाम से जानते हैं। वायु झोंका परिपथ वियोजक मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क विलोपन के लिए, उसमें जो आर्क है उसको विलोपन के लिए खालिस्तान का उपयोग करेंगे, मतलब आर्क को बुझाने के लिए। तो उच्च दबाव वायु विस्फोट, तो उसके लिए उच्च दबाव वायु विस्फोट का हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे। दोस्तों 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे। दोस्तों जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है पूछे गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से जनरल नॉलेज आपका पूछा जाता है। ठीक है। जून 2018 में ये आपका जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, ये भी आपका करंट अफेयर्स है। ये एक आपका हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को बचने के लिए समझौते, ये भी आपका करंट अफेयर्स था जनवरी 2018, ये भी आपका करंट अफेयर्स ही है। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट अफेयर्स पूछे गए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। और कुछ मात्रा में जो है आपके 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के थे, बाकी आपके जीके जीएस में आपका पुराने स्टैटिक जीके वगैरह पूछा गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के सबसे ज़्यादा आपके संविधान से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए थे। पूरा 25 नंबर का आपका जीके जीएस था, करंट अफेयर्स 10 नंबर का और 15 नंबर का स्टैटिक जीके। ठीक है,
ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन था दोस्तों 2018 रेगुलर भर्ती जबलपुर जोन का। अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका।